देखिए इसके बाद आता है प्रत्यावर्ती धारा की कला। प्रत्यावर्ती धारा की कला को अंग्रेजी में कहते हैं फेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा की कला क्या है? जो कला होती है, कला किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की पोजीशन, प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से चलती है, कला किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। पोजीशन मतलब स्थित व दिशा को व्यक्त करती है। कला किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति व दिशा को व्यक्त करती है। जैसे मान लो यहां पर है तो इसकी स्थिति क्या है? पीक पोजीशन। पोजीशन कौन सी होगी? पीक पोजीशन कहें या शिखर मान की पोजीशन कहें। और दिशा कहाँ है? ऊपर की ओर है। फिर आगे दिशा कहाँ हो जाएगी? नीचे की ओर है। तो प्रत्यावर्ती धारा की कला या प्रत्यावर्ती धारा की कला क्या है? फेस ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो कला किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति एवं दिशा को व्यक्त करती है। कला को फाई से व्यक्त करते हैं। इसका ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई बीमा होती है। अब एक पार्ट इसमें और बचा है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या होता है? किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है, किसी क्षण मतलब t टेंड करेगा 0, बहुत थोड़े से समय अंतराल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहते हैं। जैसे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान भी होता है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहते हैं। इतना। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लें ये कला या कलांतर होता क्या है? कला या कलांतर, कला कह दें या कलांतर कह दें, ये दोनों एक जैसी चीजें हैं। कलाओं का अंतर कला कह दें या कलांतर कह दें। जैसे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है I = I0 sin ओमेगा t। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = I0 sin ओमेगा, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। अब V = लिख देते हैं V0 sin ओमेगा। अब बेटा यहीं पर प्लस फाई कर दें, प्लस क्या कर दें? फाई। तो ये फाई जो किए हैं ये कला है। अब यहां पर कोई पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव में कितने का कलांतर है, तो यहां पर कुछ नहीं लगा तो यहां 0 कंसीडर कर लें, और यहां पर क्या हो गया? फाई। तो हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती विभव के बीच फाई अंश का कलांतर। कितने का कलांतर है? फाई अंश का कलांतर है। तो इसको डेल्टा फाई की जब वैल्यू बताएंगे तो डेल्टा फाई इसमें से इसको घटा देंगे। इन दोनों में अंतर है। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटा देंगे, जो भी बड़ा आपको लगे बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? कलांतर। इसको दूसरे प्रकार से लिखते हैं कि जैसे I = लिखा है I0 sin ओमेगा t, ये लिखा हुआ है, और V = लिखा है V0 sin ओमेगा t प्लस 90 कर दिए। तो प्रत्यावर्ती धारा और विभव के बीच में कितने अंश का कलांतर हो गया? 90 अंश का। तो कलांतर डेल्टा फाई कितना लिख देंगे? 90 डिग्री का कलांतर है।
यहाँ देखो बेटा केवल ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी के साथ प्लस 90 लगा है, इसलिए कलांतर कितने अंश का है? तो 90 अंश का कलांतर है। ये बात समझ में आ गई भैया? तो प्रत्यावर्ती धारा व विभव के बीच में 90 अंश का कलांतर हो गया। अब इसी के आधार पर कुल मिला के हम 7 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ते हैं। कितने प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ते हैं? तो 7 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा पढ़ते। तो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो कुल मिला के जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं वो कुल मिला के 7 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं। पहले प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का नाम है आर परिपथ। आर परिपथ कहते हैं या शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। आर प्रतिरोध होता है ना बेटा, इसलिए इसका नाम है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। दूसरे प्रकार के परिपथ का नाम है सी परिपथ। इसे सी सर्किट कहते हैं या शुद्ध संधारितीय परिपथ। ये संधारित्र की धारिता है, शुद्ध संधारितीय परिपथ। और तीसरे प्रकार के परिपथ का नाम है एल परिपथ। इसे शुद्ध प्रेरकत्वीय परिपथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शुद्ध प्रेरकत्वीय परिपथ। तो बेटा 3 ये हो गए, समझ में आ गया? यह आपका आर परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ या शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ, शुद्ध संधारितीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकत्वीय परिपथ, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये 3 हो गए। अब बेटा 3 में आगे जब बढ़ते हैं 4, 5 और 6 में, तो पहले आर और सी का कॉम्बिनेशन करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो उसे कह देते हैं बेटा आर सी परिपथ। प्रतिरोध लगा हो और प्रतिरोध के साथ साथ संधारित्र लगा हो तो उसका परिपथ का नाम रख दिए हैं आर सी परिपथ। इसके बाद आर का सी के साथ कॉम्बिनेशन, आर का एल के साथ कॉम्बिनेशन, आर एल परिपथ। आर का मतलब हो गया प्रतिरोध, एल का मतलब हो गया प्रेरकत्व, ठीक है। रेजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों साथ साथ है, इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों साथ साथ लग गए। और अब इसके बाद पहले आर का एल सी के साथ, फिर आर का एल के साथ, अब किसका हो सकता है? सी और एल का, एल सी परिपथ। क्या लिख सकते हैं? एल सी परिपथ। तो दो का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। आर का पहले हमने सी के साथ किया, आर का हमने एल के साथ किया, फिर एल और सी आपस में कर दिया, तो 6 हो गए। ये 7वां कौन सा हो जाएगा भैया? तीनों का कॉम्बिनेशन, आर एल सी परिपथ, आर एल सी परिपथ। तो कुल मिला के परिपथों की संख्या कितनी हो गई? 7 प्रकार के परिपथ होते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध संधारित्री परिपथ, शुद्ध प्रेरकत्वीय परिपथ। अब यहाँ पर प्रतिरोध और संधारित्र का मिला जुला परिपथ, अब प्रतिरोध और प्रेरकत्व का मिला जुला परिपथ, अब प्रेरकत्व और संधारित्र का मिला जुला परिपथ, और तीनों को मिला देंगे। जब हम आर परिपथ पहले पढ़ेंगे, फिर सी परिपथ, फिर एल परिपथ, फिर इनका कॉम्बिनेशन। अब देखिए, ये पहले प्रकार का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हमें बताना है, जिसका नाम है आर परिपथ। जिसका क्या नाम है? आर परिपथ। इस आर परिपथ को किस प्रकार से बताएंगे, जरा देखिए। आर परिपथ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है। प्रतिरोध के सिरों को बेटा ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है ना, तो ये बीच में वही सिंबल बना दिया जाता है।
जैसे बैटरी के लिए एक पॉजिटिव लाइन एक नेगेटिव लाइन ऐसे खींच दी जाती थी, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए लाइन बना दी जाती है। जब बैटरी होती जिसको हम डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी के लिए ये सिंबल रहता था जहां से धारा मिलती है, एसी के लिए बेटा ये सिंबल हो जाएगा जहां से धारा मिलती है। ठीक, ये सिंबल होता है, ये बीच में गोल करके बना दिया जाता है। ठीक, अब ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है एसी। अब यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ दिया गया है, ये शुद्ध प्रतिरोध है, इस शुद्ध प्रतिरोध को यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया है। तो इसका जो भी वोल्टेज होगा एसी सोर्स का, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज हमने कंसिडर किया V है, और ये इसमें धारा I भेज रहा है। तो ये सारा का सारा वोल्टेज इस प्रतिरोध के सिरों पर चला जाएगा। सारा का सारा वोल्टेज कहाँ जाएगा, और कुछ लगा नहीं, जो भी वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा तो 10 वोल्ट यहाँ पहुंच जाएगा, 20 वोल्ट होगा तो 20 वोल्ट यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसमें धारा I है। जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है, जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है, तो बहने वाली धारा I और विभव V, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कलांतर नहीं होता है। जब किसी भी प्रकार का कोई कलांतर नहीं होता है तो I इक्वल टू हो जाता है I नॉट साइन ओमेगा टी, और V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कलांतर नहीं होता है। अब जब कोई कलांतर नहीं होगा तो ये धारा I और ये विभव V, प्रतिरोध का जो फार्मूला बनेगा वो V अपान I बन जाएगा, या क्या लिख दें बेटा, V नॉट अपान I। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ओम। जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो उसके प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V व धारा I के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कलांतर नहीं होता है। जब कोई कलांतर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में R की वैल्यू जो आती है वो V अपान I की वैल्यू के बराबर होती है, या V नॉट अपान I नॉट के बराबर। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है R की, तो इसकी यूनिट ओम हो जाती है। इसमें जब किसी भी प्रकार का कोई कलांतर नहीं होता है तो ये धारा चलती कैसे है, जैसे सपोज कीजिए ये विभव का इक्वेशन हमने बना दिया। ये इक्वेशन किसका बना दिया, विभव का। तो धारा की इक्वेशन इसी में बना देंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से बना देंगे। यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस पॉइंट पर या जिस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा उसी बिंदु पर धारा का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। जिस बिंदु पर विभव का मान अधिकतम होगा उसी बिंदु पर धारा का मान भी अधिकतम होगा। ये बेटा धारा का समीकरण है। अब फिर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो डार्क लाइन है विभव को रिप्रेजेंट कर रही, विभव 0 है, तो डॉटेड लाइन में जो धारा जा रही है उसका ग्राफ है वो भी क्या है, 0। दोनों साथ साथ चलते हैं। विभव और धारा के बीच में किसी भी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। जब कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता तो इक्वेशन ये रहती है, और ये इसका वेव फॉर्म है। अब इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें तो बेटा ये I के लिए वेक्टर है, और इसी के ऊपर ये V का वेक्टर होगा। इसी के ऊपर क्या रहेगा, ये V का वेक्टर होगा। थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक धारा है, यहाँ से यहाँ तक विभव है। दोनों लाइनें एक के ऊपर एक चलेंगी। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही विभव शून्य होता है वैसे ही धारा शून्य हो जाती है, जैसे विभव मैक्सिमम होता है वैसे धारा भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये R परिपथ है। ये क्या है, R परिपथ का मतलब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। ठीक है। अब इसके बाद जो परिपथ है वह परिपथ है C परिपथ। कौन सा परिपथ है, C परिपथ, शुद्ध संधारित्रीय परिपथ, C परिपथ, शुद्ध संधारित्रीय परिपथ।
शुद्ध संधारित्र परिपथ में ये संधारित्र लगा देते हैं, इसकी धारिता कितनी है, C है। इसको बेटा यहाँ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया है, इसमें धारा I बह रही है। इसका जो भी वोल्टेज होगा वह इस संधारित्र के सिरों पर आरोपित हो जाएगा, इसका जो भी वोल्टेज होगा वह इसके संधारित्र के सिरों पर क्या हो जाएगा, आरोपित हो जाएगा। तो यहाँ पर यह पाया जाता है जब किसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा होता है तो शुद्ध संधारित्रीय परिपथ में बहने वाली धारा I से विभव V 90 अंश पश्चिगामी हो जाता है, पीछे चलता है। धारा I से विभव V 90 अंश कैसे चलता है, पीछे चलता है। बेटा जिसे संधारित्र कहो या AC में जब इसका हम यूज करते हैं तो DC के केस में जब इसका यूज करते हैं तो इसे कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। जब इसी का यूज हम AC में करते हैं, पंखे वगैरह में करते हैं, जब रेडियो में करते हैं तो उसका नाम क्या रखें हैं, कैपेसिटर। और जब पंखे में यूज करते हैं इसको तो उसका नाम रखें कंडेंसर। क्या नाम रखें, कंडेंसर। पंखे में जो कंडेंसर यूज होता है वह सामान्य रूप से 2.5 माइक्रोफैरेड का रहता है। कितने का रहता है, 2.5 माइक्रोफैरेड का रहता है। दुकान वाले इसे बेचते हैं, कहते हैं, जैसे किसी दुकान में गए कंडेंसर लेने तो पूछते हैं कितने MFD का चाहिए, तो आप बताएंगे 2.5 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को वो लोग MFD कहते हैं। क्या कहते हैं, MFD। विज्ञान में माइक्रोफैरेड ऐसे लिखा जाता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में MFD लिखती है। यदि कोई स्टैंडर्ड कंपनी बनाती है तो लिखती है 2.5 माइक्रोफैरेड, म्यू बनाती है उसके बाद F बनाती है। तो जो कैपेसिटर है वह DC में नाम है, DC में नाम क्या होगा, कैपेसिटर होगा, और AC में उसी चीज का नाम क्या हो जाएगा, कंडेंसर हो जाएगा। तो कंडेंसर बेटा चार्ज होता है। कंडेंसर के दोनों तार को यदि हम प्लग में लगा दें, कंडेंसर के दोनों तार को कहाँ लगाएं, प्लग में, और प्लग में लगाने के बाद निकालें, और निकालने के बाद उनको आपस में टच कराएं तो चिंगारी निकलती है। निकालने के बाद धारा तो शून्य हो गई लेकिन विभव पीछे रहता है। तो 90 अंश विभव कैसे चलता है, पश्चिगामी होता है, पीछे चलता है। इसका जो समीकरण होगा I = I नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और V = क्या होगा भैया, V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। विभव 90 अंश पीछे है तो विभव में कितना घटा दिए, 90 डिग्री। चाहे बेटा ये लिखें या इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये भी कह सकते हो विभव से धारा 90 अंश अग्रगामी है। नहीं समझ पा रहे, जैसे हमने कहा धारा से विभव 90 अंश पीछे है, पश्चिगामी। तो दूसरे शब्दों में इसको कह दो कि विभव से धारा 90 अंश अग्रगामी है। विभव से धारा 90 अंश क्या है, अग्रगामी। अब यहां पर इस समीकरण को दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो जरा देखिए। धारा को आगे करना है तो V = V नॉट साइन ओमेगा टी लिख दें, और I = I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 90 डिग्री। ये दोनों इक्वेशन एक ही है बेटा, इनमें कोई अंतर नहीं, लिखने के तरीके में अंतर है। ये बहने वाली धारा है, ये धारा से विभव 90 अंश पीछे है तो विभव में 90 घटा दें, और ये विभव ले लो, ये विभव है, विभव से धारा 90 अंश आगे है तो ये विभव, और विभव से धारा 90 अंश आगे। बेटा इसका जो प्रतिरोध होगा उसको XC से डिनोट करते हैं। जैसे प्रतिरोध को R से डिनोट करते थे, ऐसे नहीं अभी पहले बताए थे, तो प्रतिरोध को R से डिनोट करते थे। इस संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है उसे XC से डिनोट करते हैं। संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है उसे XC से डिनोट करते हैं, और इसका नाम क्या है, धारितीय प्रतिघात। क्या नाम है, धारितीय प्रतिघात।
क्या नाम रख दिया गया है? धारिती प्रतिघात। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। धारिती प्रतिघात इसका मात्रक ओम होता है। ठीक, जैसे R=V/I होता था, वैसे बेटा इसका जो वैल्यू होती है XC, XC होता है 1/ωc। XC क्या होता है? 1/ωc। तो 1/ω की जगह पर हम 2πf लिख देते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, इसका मान किसके इक्वल होता है? 2πn। यहां पर इस चैप्टर में n को किससे डिनोट किया गया? f से। तो ओमेगा 2πf और आगे क्या हो जाएगा? c। यहां पर f क्या है? आवृत्ति है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हर्ट्ज। c क्या है? संधारित्र की धारिता है, धारिता। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? फैरेड होती है। XC का नाम बेटा बता ही दिए हैं, XC का नाम क्या है? धारिती प्रतिघात। यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ओमेगा इसे हम कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय वेग। कोणीय वेग की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। ये इतना है। तो बेटा ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें बहने वाली धारा से विभव नभ्यंश पश्चिगामी होता है। ये इक्वेशन हो गई। इसका जो प्रतिरोध होता है, जो वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसको XC से डिनोट करते हैं। इसका नाम क्या है? धारिती प्रतिघात। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। XC होता है 1/ωc। ओमेगा की जगह पर हम 2πf आगे c लिख सकते हैं। ये बेटा इतना है शुद्ध संधारितीय परिपथ के लिए। तो इतना जो है हम लोग